सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमावत है। यूपीएससी सीएसई 2024 में मेरी 412 रैंक आई है। मेरा माध्यम है वो हिंदी है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी लिटरेचर है। इसके साथ ही मैंने इस बार मेंस में 812 नंबर हासिल किए हैं, जो हिंदी माध्यम में सर्वाधिक है। ओके, आवाज़ आप सबको आ रही है? ठीक है। तो यूपीएससी टाइम को सबसे पहले तो धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे एस्पायरेंट्स जुड़ सकते हैं आगे चल के, और इनके जो सेशन है वो बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे थे इनके सेशन। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी। आप सभी के क्वेश्चन हम ले लेंगे एक बार। तो सबसे पहले थोड़ी सी यूपीएससी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। मेरी जो यूपीएससी जर्नी है वो 2020 में शुरू हुई थी, जिस दिन लॉकडाउन लगा था। तभी से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी। मेरे को इसमें 4 साल लगे हैं। मेरे को इसमें 5 साल लगे हैं। एक साल जब मैंने तैयारी की थी तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में 2021 में अपीयर हुआ था। उस टाइम मेरा प्री नहीं हुआ था। इसके बाद में 2022 वाले में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट फाइनली मेरा इंटरव्यू है वो रुक गया था और मैं रिकमेंड नहीं हुआ था। इसके बाद में 2023 में मेरा फिर से प्री नहीं हुआ, और 2024 का जो अटैम्प्ट है वो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और 412 रैंक मिली है। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है और तेरी 412 रैंक आई है। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद में फिर मैंने लिस्ट चेक की और उसमें 412 रैंक पे मेरे को जब मिला मेरा नाम, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। तो अब बात करते हैं कि सक्सेस का क्रेडिट किसको देना है। तो सक्सेस का क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा तो माता पिता को देना चाहूँगा, उसके बाद में मेरे दोस्त हैं उनको देना चाहूँगा, और सक्सेस का क्रेडिट है वो टेलीग्राम, यूट्यूब और ऐसे चैनल्स को भी देना चाहूँगा जहाँ से मेरे को पढ़ने के लिए सारे रिसोर्सेज मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सीधी की हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए है कि सबसे पहले प्री हम एक जो पूरा यूपीएससी है उसका एक पहले डिटेल्ड आप सिलेबस देखिए। उसने प्री का अलग बता रखा है, मेंस का अलग बता रखा है और इंटरव्यू का है वो अलग बता रखा है। तो जब भी आप तैयारी करें तो आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। तो जीएस है उसमें हमारे मेनली 7 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आईआर है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इसके अलावा साइंस टेक है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। तो इन सब का सिलेबस वही है जो मेंस वाला है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा पढ़ने का अपना जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग से देखनी होती है, मतलब हमें फैक्ट्स पे, कंसेप्ट पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिर मेंस है तो मेंस में हमारे पास टोटल 9 पेपर है, जिनमें हमारा एसे है वो 250 मार्क्स का है, जीएस 1, 2, 3, 4 है, ये 250 मार्क्स ईच है। इसके बाद में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, जो मार्किंग है उनकी ऐड नहीं होती है। उसके बाद में ऑप्शनल के हमारे पास 2 पेपर होते हैं। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही रहता है कि सर जैसे हमें 2026 में तैयारी करनी है, 2027 का हमें अटैम्प्ट देना है, या हम नेक्स्ट अटैम्प्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास 1 साल या 1.5 साल के टाइम हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहती है हमेशा कि मैं पहले मेंस तैयार करूं, क्योंकि मेंस है उसका वेटेज काफ़ी अच्छा है और उसी के मार्क्स ऐड होते हैं हमेशा। प्रीलिम्स है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें यदि आप उसमें पास हो गए तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो जहाँ तक मेंस की बात है, सबसे पहले हमें मेंस को तैयार करना चाहिए। तो मेंस है तो मेंस में ये है कि मेंस कैसे तैयार करें। सबसे पहले यही आता है कि मेंस को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले आप सिलेबस है वो आपकी डेस्क पे होना चाहिए। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में, घर पे या किसी और जगह, तो आपके डेस्क पे आपके पास चिपका हुआ होना चाहिए कि ये बार आप पूरा सिलेबस है उसमें आप देखिए। जीएस 1 है तो जीएस 1 में हमारे पास मेनली 4 सब्जेक्ट है। उसमें हमारे पास हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। हिस्ट्री में हमारे पास है एंसेंट है, मेडाइवल है, इसके साथ में जो मॉडर्न है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है।
बाद में ज्योग्राफी है हमारे पास, इंडियन सोसाइटी है और आर्ट एंड कल्चर है। तो ये जो सब्जेक्ट है इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है, इनके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएं। इसके बाद में हमारा GS2 है, तो GS2 में हमारे पास मेनली 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, IR है और इंडियन सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज़ है वो पार्ट है। फिर GS3 है, तो GS3 में भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। इकोनॉमी है, उसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमी के बाद में हम देखें तो साइंस टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट उसमें है। GS4 है, वो अपने आप में एक पेपर है केवल एथिक्स का, जो 250 मार्क्स का है। उसमें हमारे पास 13 क्वेश्चंस आते हैं और 6 केस स्टडी आती है, जिनकी वेटेज अलग अलग है। इसके बाद में ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर कई प्रकार के ऑप्शनल है, जैसे हिंदी लिटरेचर है, मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर था। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, PSIR है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमें इन सबको तैयार करना है। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ऑप्शनल जो जिसका वेटेज 500 मार्क्स का है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें और उसकी तैयारी कैसे करें। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मेरा बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक कर रखा है। तो मेरा ये था कि अब मेरे को एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो मेरे लिए बहुत आसानी से रहे, पढ़ने में आसान रहे, लिखने में आसान रहे और मतलब मेरे को उसमें ज़्यादा अपडेट ना करना पड़े। तो इस वजह से मैंने इसको हिंदी साहित्य को चूज़ किया। पर चूज़ करने से पहले मैंने 3-4 सब्जेक्ट है वो देखे, जैसे मैंने हिंदी लिटरेचर के अलावा ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा, एंथ्रोपोलॉजी देखा। बट माध्यम हिंदी होने की वजह से मैंने पाया कि इनमें हिंदी माध्यम में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, जबकि हिंदी साहित्य है तो उसके मार्क्स है पहले कि हम देखते तो मार्क्स फेचिंग एक सब्जेक्ट है जो आपको आराम से 270, 280, 300 तक आराम से दिला देता है। तो मेरा ये था कि मुझे कम समय में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े, बार बार इसको अपडेट ना करना पड़े। तो इस वजह से मैंने हिंदी साहित्य लिया। और जिस टाइम मैंने 2020 में ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था, उस टाइम 280, 290 है वो नॉर्मल हिंदी साहित्य में मार्क्स आ रहे थे, जबकि और जो सब्जेक्ट है जैसे PSIR है हिंदी माध्यम में, तो वो स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट था। इसके अलावा ज्योग्राफी है, उस टाइम वो भी स्ट्रगलिंग था, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर आ नहीं रहे थे। तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अब ये है कि चलो चूज़ तो कर लिया, पर इसको हम कवर कैसे करें ऑप्शनल को। तो ऑप्शनल को कवर करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को नोट्स है, जो मार्केट में नोट्स जो भी अवेलेबल है वो मेरे को लेने हैं और उनको मेरे को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं डेली है 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ता था और मेरा ये था कि मेरे को 3 महीने में पूरा ऑप्शनल है 100 डेज में वो कवर करना है। तो ऑप्शनल में है 2 पेपर है, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। उसमें भी है कि जो फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी का, वो दोनों कंपलसरी होते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार करना। उसके अलावा दोनों जो पार्ट है उनमें से हमें 3 क्वेश्चन और करने होते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 9 क्वेश्चन हमारे, टोटल 19 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो इसमें मेरा ये था कि मैं 3 महीने में इसको कंप्लीट करूं और कंप्लीट करके और उसके बाद में आगे जो सब्जेक्ट है वो तैयार करूं। तो मेरा जो मेन स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि 4 घंटे मेरे को हिंदी साहित्य पढ़ना है, इसके अलावा दिन में मेरे को 4 घंटे है वो GS पढ़ना है, 1 घंटा मेरे को करंट अफेयर देखना है डेली। तो मेरा ये रूटीन है वो स्टार्टिंग के 6 महीने 7 महीने में रहा। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने 22 मार्च 2020 को तैयारी स्टार्ट की और दिसंबर 2020 तक 31 दिसंबर तक मेरा जो सिलेबस है वो लगभग कवर हो चुका था पूरा, और मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा था जो मैंने पढ़ा नहीं हो। हालांकि कुछ सब्जेक्ट है वो मैंने खुद से छोड़ दिए थे, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत कम था। तो ये हुआ कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कैसे चूज करें और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। ऑप्शनल सिलेबस है वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है UPSC ने इसको। इसमें आपके पास जैसे हिंदी साहित्य ऑप्शनल है मेरा, तो उसमें क्या है कि 2 पेपर में पार्ट 1 है, पेपर 1 का पार्ट 1 है, उसमें भाषा खंड था और दूसरे वाले में हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो मैंने इनको दोनों को वेटेज दे दिया कि मेरे को भाषा खंड है उससे 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सेकंड जो पार्ट है उससे मेरे को 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है। इसके बाद में ये था कि सेकंड पेपर है उसमें गद्य और पद्य दोनों भाग हैं। तो इसमें ये था कि मेरा पद्य खंड है वो अच्छा था, क्योंकि हमने कबीर, तुलसी, जायसी इन सबको पहले से पढ़ रखा था। तो ऐसा लगता था कि इनको तो हम आसानी से कवर कर लेंगे। और हुआ भी वही कि जैसे कबीर को पढ़ा 1 बार 2 बार तो पता चला कि ये तो वही चीज़ें हैं जो हमने एकेडमिक्स में पढ़ी है। तो
ऐसा करके और मेरा पूरा ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो गया था। मैं जैसा मैंने सोचा था कि मुझे 100 डेज़ में कवर करना है, तो मैंने 100 डेज़ में कवर कर लिया। और मैं आपको भी यही सलाह दूँगा कि आप कोई भी आपका ऑप्शनल हो, उसका हो सकता है कि फर्स्ट जो इनिशियल रीडिंग है आपकी, उसमें आपको टाइम लग जाए। जैसे ज्योग्राफ़ी है, तो ज्योग्राफ़ी को पढ़ने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 150 डेज़ के आसपास लग जाते हैं। हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में भी क्या है, बहुत लेंथी सिलेबस है, उसको पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम टेबल बना सकते हैं, शेड्यूल कर लीजिए आप उसको कि आपको कैसे करना है। बट एक फ़िक्स टाइम में आपको पूरा ऑप्शनल कवर करना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। अब इसके बाद में ये है कि सोर्सेज की कहाँ से कौन-सा सोर्स हमें यूज़ में लेना है। तो जैसे हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के लिए सबको पता है कि विकास दिव्य कीर्ति सर है, उन्हीं के नोट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है। और अब तो सर की क्लासेज है वो भी मार्केट में मतलब बहुत पॉपुलर हो गई है, और वो टेलीग्राम वगैरह पे कहीं मिल जाती है। तो आपको यदि वहाँ से मिल जा रही है हेल्प, तो आप वहाँ से ले लीजिए। यदि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कोर्स परचेज़ करना, तो आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए। हिंदी साहित्य लेने का फ़ायदा ये है कि आपको बार-बार इसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले से पता होगी। जिनके लिए बिल्कुल न्यू है, उनको भी पढ़ने में इसको मज़ा आता है। साहित्यिक लैंग्वेज है, बहुत सारे आप कविताएँ इसमें पढ़ेंगे, सूक्तियाँ पढ़ेंगे, दोहे, सोरठे पढ़ेंगे, तो फिर क्या है, आपका एक इम्प्रेशन है वो भी वहाँ से अच्छा चला जाता है। तो इसके अलावा हिंदी साहित्य में यदि सोर्सेज़ की और बात देखें, तो मैंने कोई सोर्स यूज़ में नहीं लिया। हिंदी साहित्य में केवल विकास दिव्य कीर्ति सर के मैंने क्लास नोट्स पढ़े हैं, और इस जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो दोनों साथ में पढ़े हैं, क्योंकि उनको साथ में पढ़ना होता है। अब बात आती है कि ये हिंदी साहित्य हमने ले लिया, अब कि और जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम सोर्सेज़ कौन सा फ़ॉलो करें। तो मेरा ये था कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं। लास्ट टाइम जब पेपर देने गया था मेंस 2024 वाला, तो एक बार इनको सरसरी निगाहों से देख लिया था कि कुछ आ जाए तो लिख दें। इसके अलावा हिस्ट्री में मैंने मेनली एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो एंसेंट और मिडाइवल के लिए पुरानी और नई वाली एनसीईआरटी है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपको ये पढ़नी चाहिए। इससे क्या है कि आपके प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है फैक्चुअल, वो भी तैयार हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको बहुत सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद में बात आती है कि जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए क्या कहें। तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम जो बुक है उसको पढ़ा है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ना ही मैंने इसके अलावा कोई नोट्स पढ़े अलग से, और ना ही कोई मतलब एनसीईआरटी पढ़ी इसके लिए। मैंने केवल इसके लिए स्पेक्ट्रम को ही पढ़ा है, और स्पेक्ट्रम मेरे को लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। यदि आप ढंग से पढ़ते हो इसको, तो आपका जो हिस्ट्री वाला कवर जो पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आता है कि ज्योग्राफी के लिए हम क्या करें। तो ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब पे आपको मिलेगा, राजतनील सोलंकी मैम है, IRS है 2014 बैच की। उन्होंने मृणाल पटेल सर के जो चैनल है उस पर अपने लेक्चर ले रखे हैं, 58 के आसपास उनके लेक्चर है, आधे आधे घंटे के हैं, और वो बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में है। तो आप उसमें पूरा कवर कर सकते हैं उसको, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल होने की वजह से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी, और वो मैम जो है पूरे कंसेप्ट आपके एक बार में क्लियर करवा देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार है वो ज्योग्राफी का रिवीजन करने में आसानी होगी, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आगे की चीज़ें आसान हो जाएगी। इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या पढ़े, तो ज्योग्राफी में मैंने मैक्रो हिल की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो मैंने पढ़ी थी, इंग्लिश में है वो। एनसीईआरटी है 11th-12th की एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी है वो आपके कंसेप्ट जो आपने राजतनील सोलंकी मैम से पढ़े हैं वो आपके उनको एकदम अच्छे से कवर कर देगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कोचिंग के नोट्स भी पढ़ते थे, कोई येलो बुक पढ़ रहा है, कोई रेड बुक पढ़ रहा है, कोई किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है, तो आप वो भी है यूज में ले सकते हो। बट जो मेरे को लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें एनसीईआरटी के साथ में आप इंडियन जो ज्योग्राफी है या फिर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके लिए माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। मैंने माजिद हुसैन को एक दो बार पढ़ा है, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ से है जो इनपुट्स जो है मिले हैं। इंडियन सोसाइटी की बात है, तो इंडियन सोसाइटी में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, क्योंकि उसकी कोई बुक है वो मेरे को मिली नहीं थी अच्छी, तो मैंने एक कोचिंग के नोट्स उठा लिए, उसके बाद में उनको पढ़ा और उनसे शॉर्ट नोट्स बनाए। इसके बाद में क्या किया कि मेरे को लगा इसमें कुछ कमी है, तो फिर मैंने दूसरी कोचिंग के नोट्स उठाए और उनमें से देखा क्या क्या कमी है, या जो दूसरी कोचिंग के नोट्स है उसमें क्या अवेलेबल अच्छी एडिशनल चीज़ें क्या है, तो मैंने वो उसमें एडिशनल है
चीज़ें उसमें ऐड की और फिर मेरे इंडियन सोसाइटी के खुद के नोट्स है वो तैयार हो गए। ऐसे ही यदि हम GS2 की बात करें तो GS2 में सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटी में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्मीकांत, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वो पॉलिटी की बाइबल है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। बट मेंस का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो अलग है। तो मेंस है आपको, क्योंकि उसमें मेंस में क्या है, आपको लिखना है कि कारण क्या है, इसके समाधान क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे, इसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई है या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तो आपको ये सब के लिए आप किसी एक कोचिंग के नोट्स उठाइए, उसमें ये सारी चीज़ें देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और आपको पता चलेगा कि चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो गई है। फिर बात आती है गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस के लिए भी मैंने सेम यही किया था कि मैंने किसी कोचिंग के नोट्स उठाए, उनमें से जो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ें सही आ रही है, तो मैंने उनके नोट्स बना लिए, वो भी सिलेबस को देख के। जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आप पूरा सिलेबस है वो अपने डेस्क पे रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें इसके बाद में हमें नहीं पढ़नी है। तो GS2 में हमारा पॉलिटी हो गया है और गवर्नेंस हो गया, इसके बाद में IR है। तो IR के लिए मैंने कोई विशेष बुक नहीं पढ़ी, मैं डेली करंट अफेयर एनालिसिस है वो देखता था किसी भी एक कोचिंग का, तो उससे मेरे को IR है वो अच्छा खासा मेरा तैयार हो गया था। साथ ही मैंने एक कोचिंग है उसके नोट्स ले लिए और उनको अपने लैंग्वेज में लिख लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि IR है उसमें अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है और उसमें मैं क्या अपडेट कर सकता हूँ। इसके बाद में आती है सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी यही था कि किसी भी एक कोचिंग के नोट्स उठाइए, आप उसमें अपने नोट्स बनाइए, फिर जो एडिशनल चीज़ें आपको ऐड करनी है अलग अलग जगहों से, तो आप अलग अलग सोर्सेज पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ रही हैं, आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स तैयार हो रहे हैं। GS3 सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को लगता है और GS3 में मेरे इस बार हिंदी माध्यम में सर्वाधिक अंक भी आए हैं। 103 नंबर मेरे आए हैं, जो कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर को पढ़ा है। मृणाल सर के नोट्स है वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो मृणाल सर है, इनके नोट्स है, हैंडआउट्स है वो बाहर आपको मिल जाएंगे मार्केट में कहीं से भी। थोड़े से लेंथी है, लगभग 1200 पेज के हैं, बट वो एक बार यदि आपने पढ़ लिए तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएगी। साइंस टेक की बात की जाए तो किसी भी कोचिंग के आप नोट्स लीजिए, और करंट अफेयर है वहाँ से आपका पूरा साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दृष्टि की क्विक बुक जो है। तो मैंने वहाँ से पूरा जो सिलेबस है इसका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उसको कवर किया है। और ये सही मायने में यदि देखा जाए तो ये रेप्लिका है इसकी जो शंकर IAS की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आती है उसकी। तो हाँ, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारा हो गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने अलग अलग सोर्सेज यूज में लिए हैं। मैंने सबसे पहले तो यही है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स आप लीजिए, आप उनमें से जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो कवर कर लीजिए, फिर आपको एडिशनल चीज़ें कुछ आपको कवर करनी होगी, तो वो आपको जैसे NDRF है या फिर अलग चीज़ें हैं, तो सेंडाई फ्रेमवर्क है, तो इनका क्या है आप गूगल सर्च कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। GS4 के लिए है, तो GS4 के लिए पहले मैंने दृष्टि के नोट्स पढ़े थे, पर दृष्टि के नोट्स है वो थोड़े बल्कि हैं और मुझे लगा कि इसमें मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई क्लासेज इसके लिए देखी नहीं थी। बट इसके बाद में मेरे को लगा कि अब मेरे को GS4 में कुछ अलग करना है, तो मैंने GS4 के लिए फिर इंग्लिश के नोट्स पढ़े। मैंने लेक्सिकॉन भी पढ़ के देखी थी, पर लेक्सिकॉन है वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, लैंग्वेज बहुत टफ थी। तो फिर मैंने 3-4 सोर्सेज से हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको इकट्ठा किया, उनके नोट्स बनाए। उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जैसे कोटेशंस है, उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस है, तो इसके लिए आप किसी भी कोचिंग की, जैसे अभी PW ओनली IAS वाले का प्रहार जो एक चल रहा है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा MK यादव सर है, उनके भी नोट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं इसमें, तो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और ऐसे जो हमारा 250 मार्क्स का है, तो उसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बट मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। जैसे हिंदी माध्यम में देखा जाए तो विकास सर की एक बहुत अच्छी किताब है निबंध करके, आप उसको लीजिए, उसमें लगभग 100 के आसपास ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप वो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और उसमें से ऐसे आप पढ़ के कोशिश कीजिए कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। उसमें स्टार्टिंग में 20-30 पेज है, उनमें ये बताया गया है कि एक अच्छा निबंध कैसा हो। जैसे कि निबंध है उसकी स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, किसी कहानी से, किसी पोइम से, या फिर कोई आपके पास अच्छी हेडलाइन है तो उससे,
उसके बाद में आप उसमें कौन कौन से डायमेंशन खोल सकते हो, जैसे उसमें है इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्निकल हो गया, ये सारे हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि आप इनके अलावा जो साइकोलॉजिकल अपना एक एस्पेक्ट है उसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एसे का भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस तो हमारा कवर हो गया, पर हम मेंस की तैयारी कैसे करें, कि आंसर राइटिंग है उसकी फ्रेमिंग कैसे करें। तो आंसर राइटिंग फ्रेमिंग के लिए क्या है कि पहले मैंने जब फर्स्ट रीडिंग की थी तब मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की थी, क्योंकि जब तक आप पढ़ नहीं पाओगे पूरा तब तक आप लिखोगे भी क्या। और मरनाल सर है वो हमेशा कहते हैं कि जय यदि आपने पढ़ाई नहीं है तो आप क्या लिखोगे, मतलब आपको आधा अधूरा ज्ञान है, आपने चीज़ें बहुत सारी छोड़ रखी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप आंसर लिख रहे हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए है कि आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, उसके बाद में आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ो, जब आप सिलेबस तैयार करो, तो आप उसमें ये कीजिए कि जो हमारे PYQ है मेंस के, उनको भी आप साथ में देखिए। आप उनको देखोगे, उनमें आप थीम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो थीम्स है ये रिपीटेड थीम्स है। जैसे बहुत सारी है, एग्रीकल्चर में थीम्स है हम देखते हैं, या फिर हम IR में देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो थीम्स है वो रिपीट होती है। जैसे एक साल गांधी जी और नेहरू जी पे पूछा, फिर उन्होंने गांधी जी और पटेल पे पूछ लिया, फिर गांधी जी और अम्बेडकर पे पूछ लिया, फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस पे पूछ लिया। तो वो क्या है, थीम्स रिपीटेड होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं बार बार। ऐसे ही हम GS4 में देखते हैं, तो GS4 का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आप उसमें देखोगे कि PYQ है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और मतलब सेम थीम है उन पे रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस क्वेश्चन में आ नहीं रहा है। PYQ है वो नए केवल आपको मेंस में, बल्कि आपके प्रीलिम्स में भी बहुत सीधे सीधे PYQ है, कई बार रिपीट हो जाते हैं। मेनली इकोनॉमी में आप देखोगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में फ्रेमिंग कैसे करें। मेंस आंसर राइटिंग फ्रेमिंग में क्या है, जैसे आपको कोई टॉपिक दिया, मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपको जातिवाद, क्षेत्रवाद या फिर एग्रीकल्चर किसी सब्जेक्ट पे लिखना है। तो यदि आप पे जातिवाद पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास जातिवाद की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, या क्षेत्रवाद, आतंकवाद, आपके पास एक डेफिनेशन हो। डेफिनेशन के साथ ही उसका एक ऑथेंटिकेट सोर्स हो कि इस सोर्स से हमने ली है। जैसे टेररिज्म की बात की जाए, तो जो हमारा अभी नया कोड आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेररिज्म को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और जब हम ये देखेंगे कि इसकी एक हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है और उसके साथ में हम उसको अटैच करेंगे, तो जो एग्जामिनर है उसको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आपने पूरा उसको डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद में आप एग्जाम्पल डालिए। जो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं पहले उसको डिफाइन करूँगा, फिर उसका एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे 26/11 का मुंबई अटैक हुआ है, वो एक आतंकवादी हमला था। इसके बाद में आतंकवाद पे यदि किसी ने कोई बहुत अच्छा कोटेशन कह रखा है, तो मैं वो कोटेशन है मैंने इकट्ठे कर लिए थे अलग अलग रिसोर्सेज से, और उसके बाद में मैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करता था। अब आपको मेन बॉडी लिखनी है, तो मेन बॉडी में क्या है, आपको यदि कारण पूछे गए तो आप कारण लिखिए, कारण के साथ में यदि आपको प्रभाव पूछे गए तो आप प्रभाव भी लिखिए। इसमें सरकार क्या कर रही है, तो आपको वो जो सरकारी स्टेप्स लिए गए हैं आपको वो बताना है। जैसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अलग इसके अलावा बहुत सारे और सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं। ग्लोबली यदि कोई प्रोग्राम चल रहा है टेररिज्म को लेके, तो आप उसकी बात कीजिए। इसके बाद में आता है कि इसमें वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है, सही कंटेक्स्ट में आपको सही कंटेंट लिखना है। देखिए मैक्सिमम जो हमारे पास स्कोप है वो या तो 150 वर्ड्स का है या 250 वर्ड्स का है, हमें इतना ही लिखना है। इससे ज़्यादा का हमारे पास कंटेंट होके भी कोई उसका यूज हमारे लिए है नहीं। तो आप इतना ही कंटेंट, आपके पास सिंगल पेजेस या 1 पेजेस आपके पास नोट्स होने चाहिए, जिसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? आप में से कोई कमेंट करके बताएंगे प्लीज़, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। तो ये है कि अच्छा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि हमने पूरा कंटेंट लिख दिया है, उसके बाद में है कि हम कंक्लूजन कैसे करें। तो कंक्लूजन में क्या है, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक उसमें माइंडसेट रखना है कि हाँ चीज़ें अभी ख़राब है, हम उनको बदल सकते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट को उसमें प्रेज कीजिए आप, और गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखाइए, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि क्या बच्चे ने पढ़ा है, या फिर एस्पायरेंट है उसको कितनी नॉलेज है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे बहुत अच्छे कोटेशन किसने कहे हैं, जैसे कि गांधी जी के, या फिर
कलाम साहब के हैं या फिर कोई ग्लोबल लीडर है उसने कुछ कहा है, मेनली आप इंडियन सोसाइटी है, आईआर है, तो इन सब चीज़ों में क्या है आप कोटेशन है वो अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखिए। जैसे मैंने जीएस 3 में है हिंदी साहित्य का यूज़ किया है। अब बच्चे बोलेंगे कि जीएस 3 में हिंदी साहित्य को कैसे उपयोग किया है। तो देखिए जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, तो एग्रीकल्चर की खूब कहानियाँ हम पढ़ते हैं। जैसे कि गोदान है उसमें भी हम पढ़ते हैं कृषकों की समस्या है या कृषि को लेके समस्या है, पूस की रात में भी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जो वो है उनके आप यूज़ में ले सकते हैं डायरेक्ट जीएस 3 में एग्रीकल्चर में। और जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है तो उसमें साइंस पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो यदि आपको लगता है कि साइंस में ये वाले पार्ट में हम ये कविता यूज़ में ले सकते हैं तो आप उसको लीजिए, एग्जाम्पल में डालिए कि जैसे कृषकों की समस्या है जो गोदान में थी वही आज भी है। अब एग्जामिनर है वो आराम से आप ये मान के चलिए 50-60 साल का है और उसने गोदान है वो हमेशा मतलब हर किसी एग्जामिनर ने है जो गोदान पढ़ा है। यदि आप ये डालेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये जो बच्चा है ये इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा है और मतलब काबिलियत रखता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से कवर हो जाएगी। डिग्गी में ठीक है। अब है कि आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें। तो पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट है आप उसको प्रेज़ कीजिए। जो चीज़ें हैं आप उनको ऑप्टिमिस्टिक रूप में दिखाइए कि चीज़ें हैं वो पहले ख़राब हो सकती है पर सरकार उन पे अच्छा काम कर रही है, समाज है उन पे अच्छा काम कर रहा है, समाज बहुत चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है। जैसे कि आप देखते हैं पहले बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे पर अब बाल विवाह बहुत कम हो गए, सरकार भी उस पर काम कर रही है। और सरकार के अलावा समाज है वो खुद भी उसमें चेतना आ गई है तो वो भी काम कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं उसमें आप आगे कवर कीजिए इसको। क्वेश्चन आता है कि सर पीवाईक्यू है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले भी बताया था कि पीवाईक्यू है आप उसमें पीवाईक्यू लिखने की कोशिश मत कीजिए। पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू आप पढ़िए और उसकी आप थीम देखिए। जैसे क्लाउड ब्रस्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है क्लाउड ब्रस्ट, तो क्लाउड ब्रस्ट है वो बार बार आता है। उसमें सेम क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमा के कह देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड ब्रस्ट से क्वेश्चन आएगा। तो अब आपके पास क्या है कि क्लाउड ब्रस्ट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि 10 बाई 10 के किलोमीटर का एरिया है, उसमें यदि 1 घंटे में 100 mm रेनफॉल हुआ है तो पता चलेगा कि ये क्लाउड ब्रस्ट हो गया है। अब उसमें आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे, जैसे केदारनाथ त्रासदी है तो आप उसके बारे में लिखिए। अब क्लाउड ब्रस्ट है उसका एक डायग्राम आपके पास है तो आप वो उसमें ड्रॉ कर दीजिए। उसके अलावा क्लाउड ब्रस्ट की प्रोसेस क्या है तो आप वो बता सकते हैं। क्लाउड ब्रस्ट है उसके नुकसान क्या है, उसमें सरकार क्या काम कर रही है, ग्लोबल लेवल पे क्या काम हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि क्लाउड ब्रस्ट हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्लाउड ब्रस्ट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे वॉल्स है वो बनाना है और मतलब नाली है उनको साफ़ करना है ताकि जो पानी है वो जल्दी से बह जाए, क्योंकि इसके बाद में जो फ्लड होता है वो जनरेट हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों को कवर करना है। अब जब पीवाईक्यू आप देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थीम्स है वो हर बार रिपीट हो रही है। देखिए मेंस का सिलेबस वो लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड सिलेबस से आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपने एक बार में 20 क्वेश्चन निकाले हैं, अगली बार में 20 क्वेश्चन निकाले हैं, 10 साल बाद में आप देखोगे कि क्वेश्चन है वो हर 3-4 साल में रिपीट हो रहे हैं, हर 3-4 साल में रिपीट हो रहे हैं। अब हर बार तो क्वेश्चन नए नहीं बना सकते तो उन क्वेश्चंस को है वो अलग से चेंज करके बताते हैं। जैसे हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि हर बार वो महिला से क्वेश्चन पूछता है। अब वो महिला से क्वेश्चन पूछेगा तो कभी कहेगा कि महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उन पे ग्लोबलाइजेशन का फ़र्क पड़ रहा है। कभी वो कहेगा कि इंडियन सोसाइटी है उसमें ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं। कभी कहेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को लेके चेतन हो गई है, उनमें चेतना आ गई है। कभी कहेगा वर्क फ्रॉम होम की बातें। तो ये जो सब इश्यूज है ये करंट में चल भी रहे हैं और जो थीम है वो महिला है। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि आपको लिखा होगा कि महिलाएं हैं उनके मतलब आगे बढ़ने की, और जो एक पूरा सिलेबस है आप उसको देखना, उसमें आपको महिलाओं को एक अलग टॉपिक मिल जाएगा। ऐसे ही वृद्धों को लेके है तो वृद्धों को है तो उसमें आपको पूरा दिया गया है कि वल्नरेबल्स हैं उनमें कौन कौन आता है। तो आपको ये पता चलेगा कि हम जो पढ़ा है हमने वही हमें पेपर में लिखना है। आप जो पढ़ रहे हो जैसे आपने 3 दिन 4 दिन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या इंडियन सोसाइटी कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब आपको जो मॉक टेस्ट लिखने जा रहे हो आप उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आप लिख के गए हैं, आप जो सोच के गए हैं कि हाँ मेरे को ये स्ट्रेटेजी है
कि पहले मैं डेफिनेशन डालूँ, उसके बाद में मैं उसमें एग्जांपल डालूँ, फिर किसी ने कोई कोटेशन कहा है वो डालूँ, इसके बाद में मैं उसमें जो कंटेक्स्ट पूछा है वो डालूँ, उसके बाद में जो हम कंक्लूजन है मैं उसमें वो डाल के पूरे क्वेश्चन को फिनिश करूँ। तो ये थीम है, ये हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है कि सर सभी है वो सेम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, बट हम उसमें अलग कैसे करें कुछ। तो ये है कि देखो, रिसोर्सेज तो सबके पास सेम है, और जिनका हिंदी साहित्य है उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके लिए रिसोर्सेज भी सेम है, एग्जाम्पल भी सेम है, कोटेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब इसको कैसे कवर करें? तो आपको क्या है कि लैंग्वेज है उस पर जाना है। अब लैंग्वेज है वो सबकी अलग अलग होती है, कोई साहित्यिक लैंग्वेज लिखता है, कोई किताब वाली लैंग्वेज लिखता है। तो साहित्यिक लैंग्वेज यदि आप लिखेंगे तो क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो पड़ने वाला है। अब ये आता है कि यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़फुल है। तो पीआईबी है, पीआरएस है, द बैटरी इंडिया है। तो ये सब आप है उसमें जा सकते हो, या फिर जैसे यूनिसेफ की साइट है, डब्ल्यूटीओ की साइट है, डब्ल्यूएचओ की साइट है। तो वहाँ से आपको कुछ डेटा है तो ऑथेंटिकेट डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने टॉपर्स कॉपी देखी है, टॉपर्स तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जब आप टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो उनकी इनिशियल कॉपी देखिए जब उन्होंने स्टार्ट किया था, आप कहेंगे कि इनसे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ। तो ये है कि टॉपर्स ने जो पहली कॉपी है और जो लास्ट कॉपी है उसमें कितना चेंज किया है। तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टॉपर्स कॉपी है उसमें देखिए कि उनका पैटर्न क्या है, कितने वर्ड वो लिख रहे हैं, क्योंकि 250 वर्ड्स हमारी लिमिट है। पर कई बार टॉपर है 220 वर्ड्स भी लिखते हैं, कई बार 270 वर्ड्स भी लिखते हैं, और उनको उसी के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। बट जो मैंने चीज़ एनालिसिस की है टॉपर्स की कॉपी में, कि उनके पास हर चीज़ का डेटा होगा, हर चीज़ का एग्जाम्पल होगा, कोटेशन होगा, डेफिनेशन होगा, हर चीज़ के प्रो कॉन्स, उसमें वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो होंगे, और कुछ बहुत सारी चीज़ों के उनके पास डायग्राम होंगे। तो आपको भी यही चीज़ें करनी है। टॉपर्स कॉपी को यूज कैसे लिए? तो टॉपर्स कॉपी को यूज लेने के लिए क्या है, जो आपको पका पकाया माल मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको डेफिनेशन मिल रही है तो आप वो ऑथेंटिकेट डेफिनेशन है वो आप यूज में ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेटा आप ले सकते हैं, डायग्राम ले सकते हैं, उनके प्रेजेंटेशन है उसका आप तरीका देख सकते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो हम इस तरीके से लगा देंगे। तो आपको यहाँ से यह चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। अब ये है कि सर एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी देखो प्री के लिए है, वो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनली यदि हम देखें तो हिस्ट्री के लिए है, आर्ट एंड कल्चर के लिए है, नई वाली है, पुराने वाली है, दोनों। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी हेल्पफुल है, बट मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े और मेरे को लगा कि उनको पढ़ने के बाद में कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी है, आप एक दो बार पढ़िए, उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनकी लैंग्वेज पे जाइए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि एक उत्कृष्ट लैंग्वेज है वो कैसे लिखी जा सकती है। अब है कि यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो यही है कि जैसे आपको 2026-27 का अटेम्प्ट देना है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। 6-7 महीने में आपको पूरा सिलेबस मेंस का कवर करना है, उसके बाद में आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, क्योंकि मेंस है आप 3 महीने जो प्री और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम मिलता है आप उसमें मेंस कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेंस है अपना बहुत अच्छे से कवर कीजिए, और बहुत अच्छा उसमें आप पहले से नोट्स वगैरह बना के तैयार रखिए, ताकि आपको केवल जो एडेड नोट्स है, कुछ नए अपडेट्स आए हैं, वही आपको तैयार करने पड़े। अब आता है क्वेश्चन कि सर करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। तो करंट अफेयर के लिए यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट यदि आप ये मानते हैं कि सर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा है, तो हम क्या करें। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो करंट अफेयर का एनालिसिस करवाते हैं। किसी का डीएनए आता है, किसी का सीएनए आता है, किसी का 1 घंटे का आता है, किसी का आधे घंटे का आता है। तो आप वो देखिए वहाँ से। उसके बाद में क्या है, मंथली मैगजीन आती है, जैसे विजन की मंथली मैगजीन आती है, वाजीराव एंड रवि की आती है। तो आप इनकी किसी की भी देख लीजिए। इसके बाद में क्या है कि आप उनको पढ़िए और उसमें मार्क कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता हो उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको डबल टिक से मार्क कर लीजिए, जो थोड़ा उससे भी कम है तो उसको सिंगल टिक से मार्क कर लीजिए। तो आपको क्या चीज़ें आसान रहेगी पढ़ने में कि हाँ ये हमें चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा पढ़ना है, इसको थोड़ा कम पढ़ना है।
तो न्यूज़पेपर मैंने इंटरव्यू के टाइम फ़ॉलो किया था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो किया था और दैनिक जागरण है उसका राष्ट्रीय संस्करण है, वो फ़ॉलो किया था। और जो एडिटोरियल्स है, जैसे द हिंदू के हैं या बिज़नेस स्टैंडर्ड के हैं, तो वो मैंने पढ़े थे, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। मैगज़ीन को कैसे पढ़े, तो मैगज़ीन को वही है कि जो मैगज़ीन बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से मैगज़ीन को कवर करते हैं, कि उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको वो सबसे पहले दिखाएंगे, फिर जो उनसे कम यूज वाली है या जिसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है उसको वो सुर्खियों में या फिर जो भी न्यूज़ है इन शॉर्ट वैसे बताएंगे। तो आप है तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। यूपीएससी के क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसका कैसे पता करें, तो यूपीएससी की क्वेश्चन है उसकी डिमांड उसमें साफ साफ लिखी रहती है कि जातिवाद है, इसके प्रभाव बताइए, इसको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है। तो आप जब क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सालों में जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सेम क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, आपको ये कवर करनी है यहाँ से। अब ये है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे लें, तो सोशल मीडिया से आप बचने की कोशिश कीजिए। इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब है तो यूट्यूब के आप अपनी जो, अब तो एआई का ज़माना आ गया और यूट्यूब को भी पता रहता है कि आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो जो अनवांटेड जो हमारा कंटेंट है उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आपको करंट अफेयर देखने हैं या फिर आपको किसी क्लास देखनी है, तो आप उनको मार्क कर लीजिए, फिर एआई है वो अपने आप आपको वही चीज़ें दिखाने लग जाएगा। इंस्टाग्राम से बचिए। और टेलीग्राम है तो टेलीग्राम का आप सदुपयोग कीजिए। टेलीग्राम में क्या है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, किसी भी कोचिंग के आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, न्यू बैच ओल्ड बैच सब मिल जाएंगे। तो आप ये यहाँ से कीजिए। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या, तो दिल्ली जाना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो घर से ही कर रहे हैं, पर यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं जाना तो आप जाइए। जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अच्छा इकोसिस्टम मिल जाएगा, आपका एक पीयर ग्रुप बन जाएगा 4-5 लोगों का, जिसमें आप चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्तों की मदद ले लेंगे इसमें, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी आप घर से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि सर यूपीएससी के अलावा प्लान भी होना चाहिए क्या? तो मेरा तो ये मानना है कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, बट सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो आप है कि यूपीएससी के साथ में प्लान भी है, जैसे स्टेट पीसीएस है या फिर बहुत अच्छे एग्ज़ाम लगते हैं जैसे आईसीएआर का लगता है, नाबार्ड का लगता है, तो इन सबको भी आप साथ में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका से भी सिलेबस है वो लगभग सेम सा ही होता है। अब ये है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो डिस्ट्रैक्शन है वो आते हैं, डिप्रेशन आता है, आपको एंजाइटी होगी, तो आप क्या है मेडिटेशन कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छी एक अपनी कंपनी रखिए। तो यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी आपको हो रही है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपके दोस्त आपको है वो सही टाइम पे बता देंगे कि यार ऐसा मत करो, अभी हमें बहुत आगे चलना है, बहुत हमें दूर जाना है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी है वो थोड़ी लंबी है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो सकता है, आपका 6 अटैम्प्ट है उनमें भी नहीं होगा, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटेड नहीं है। आपका एक बार प्री हुआ, उसके बाद में आपका प्री नहीं हुआ, आपने एक बार मेंस लिखा, उसके बाद में आपने कभी मेंस नहीं लिखा, आप 4 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, आपने 5 बार प्री दिया, आपका नहीं हुआ, 6वीं बार में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आपको ये चीज़ करनी है। अब इसके अलावा ये है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो टाइम टेबल ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप स्टार्टिंग में ही अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 100 दिन में पूरा ऑप्शनल करना है। इसके अलावा मुझे जीएस 4 है उसको 1 महीने में करना है, जीएस 1 है उसमें हिस्ट्री मेरे को 15 दिन पढ़नी है, इंडियन सोसाइटी 7 दिन पढ़नी है, ज्योग्राफी 15 दिन पढ़नी है। और जो आपका रिसोर्स है आप उसको फिक्स कर लीजिए और उसके बाद में उसका आप बार बार रिवीजन कीजिए। तो चीज़ें क्या है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी यदि आपने टाइम टेबल बना रखा है। और टाइम टेबल में यदि आपको लगता है कभी कि जैसे मेरे को डेली 10 घंटे पढ़ना है पर मैं डेली 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो आप 9 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए, 8 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तो आप उसको धीरे धीरे है टाइम को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा एनहेंस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें जल्दी आसानी से समझ में आने लग जाएगी और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, एंजाइटी भी नहीं होगी। तो अब आता है कि सर हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, हम याद कैसे रखें? तो पढ़ने का जो थोड़ा तरीका है आप उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि मैंने एक बार लक्ष्मीकांत में जैसे आर्टिकल्स पढ़े,
अब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मेरे को 3 घंटे उनको पढ़ने में लग गए। तो पहले मैंने लाइन टू लाइन पढ़े हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया कि हाथों हाथ मैंने 10 मिनट के ब्रेक के बाद में सेकंड रीडिंग उनकी की है। उसमें क्या है कि मैंने जो पहले मार्क किया है उसको मैंने हॉरिजेंटली पढ़ा है, तो फिर मेरे को आधा घंटा लगा उसको फिर से पढ़ने में। फिर मैंने उसको वर्टिकली पढ़ा है कि अच्छा ये चीज़ है, इसके बाद में ये चीज़ है, इसके बाद में ये चीज़ है, तो मेरे को वो 15 मिनट में तीसरी रीडिंग हो गई। तो एक बार में 3 रीडिंग हो चुकी है। अब मैं कल सुबह आऊँगा तो कल सुबह क्या लाइब्रेरी आके सबसे पहले ये देखूँगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था, उसका पूरा रिवीजन करूँगा। तो जो मैंने कल पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कल मेरे को 4 घंटे लगे पढ़ने में, आज सुबह आके मैं 1 घंटे में उसका रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद में मैं नई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा। फिर मैं क्या है 7 दिन बाद में जो मैंने पूरा पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करूँगा, तो फिर मेरे को चीज़ें याद रहने लग जाएगी। फिर 1 महीने बाद में मैं उस जो सब्जेक्ट है उसकी एक रिवीजन और कर लूँगा, तो फिर चीज़ें हैं थोड़ी-थोड़ी दिमाग में फिट होने लग जाएगी। और यही तरीका आपको भी अपनाना चाहिए कि एक बार में आप 3 बार पढ़िए और उसके बाद में आप चीज़ों को याद करने की, समराइज़ करने की कोशिश करने लग जाइए, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे याद होने लग जाएगी और आप पे ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही है और या चीज़ें हैं मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया है। अब ये है कि सर हम मैप बनाते हैं, मैप याद नहीं रहते हैं, या हमने कुछ माइंड मैपिंग की है उसको कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैंने हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की मैपिंग है वो लगभग 90% के आसपास मैंने कर ली है और उसको मैंने वहाँ पे अपलोड भी किया है, तो आप वो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैपिंग में जैसे आपको ये है कि सबसे पहले जैसे आप ज्योग्राफी की मैपिंग कर रहे हैं तो आप कंटिनेंट वाइज कीजिए, उसके बाद में आप है कि पहाड़ों को ले लीजिए अपना, या फिर आपने प्लेन्स को ले लिया, या फिर जैसे आपने कुछ बॉडीज है, वाटर चैनल्स है, उनको ले लिए, तो उनके अलग अलग मैप बनाइए। फिर उनको याद रखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ है, इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अब ये है कि सर हम लाइब्रेरी जाए या हम रूम पे पढ़ें, तो देखिए सबका अलग अलग प्लान होता है। किसी को रूम पे अच्छी पढ़ाई होती है, किसी की लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होती है। तो यदि रूम पे पढ़ाई हो रही है तो आप वहाँ कीजिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि रूम पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ, तो आप लाइब्रेरी चले जाइए। अब क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी प्राइवेट लाइब्रेरीज बना ली है जिनमें वो बच्चों को फ्री एक्सेस देते हैं, तो आप उनमें अप्लाई कीजिए, उनमें जाइए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने क्या मेंटरशिप चला रखी है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। यदि आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है, तो आप इसके लिए किसी की मेंटरशिप ले सकते हैं, प्री की, मेंस की, सबकी, और वो फ्री में भी अवेलेबल करवाते हैं। कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा एकदम मिनिमल फीस लेके उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसको साथ में ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो कोचिंग है वो आपको गाइड कर सकती है, आपको बता सकती है, पर आपका फाइनल सिलेक्शन करवा दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको खुद को ही लेना होगा। कोचिंग है वो आपको एक इनिशियल रास्ता दिखा देगी। तो अब इस चीज़ का यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग लेना, तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको लगता है कि आपके पास कोचिंग करने जितना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है वो 18 महीने से लेके 2 साल तक है वो कोचिंग करवाते हैं और फिर भी सिलेबस कवर नहीं होता है, या फिर बैच रिसफलिंग करना है, बैच मर्जिंग करना है, तो ये सारे काम होते रहते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, और जो पुराने टॉपर्स हैं उन सब ने अपनी स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आप इतने टाइम में ये पढ़िए, इतने टाइम में आप ये पढ़िए, और आपका जो है सारा सब कुछ सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। और कोचिंग के बजाय बहुत सारे लोग हैं वो पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं, तो आप पर्सनल मेंटरशिप उनकी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए चीज़ें कवर हो जाएगी। अब कुछ बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम एक बार आपके डाउट्स देख लेते हैं, किसी के डाउट है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिवीजन शेड्यूल हमारा हो गया है, PYQ भी हमारा हो गया है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को रिसोर्स नहीं मिलते, तो हिंदी मीडियम वाले रिसोर्स में क्या कर सकते हैं। देखिए,
जो हिंदी मीडियम में रिसोर्स मिल रहे हैं आप उनका यूज़ लीजिए। अब आपको लगता है कि ये रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज हैं उनको देखिए। अब आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी का यूज़ में लीजिए। फ़ोटो आप खींच के और यूपीएससी जो चैट जीपीटी है उसमें डाल सकते हैं। वो आपको उसका इतना अच्छा ट्रांसलेट करके देगा कि आपको लगेगा कि जैसे हिंदी में ही लिखा हुआ था, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी है, आप उसको वैसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मुझे 10 थिंकर्स के नाम बताइए जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है या फिर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको वहाँ से बता देगा। या आप क्वेश्चन डाल सकते हैं उसमें और ये कह सकते हैं कि आप इसके 150 जो वर्ड है उसमें आप इसके आंसर कीजिए, तो आप चैट जीपीटी है वहाँ से वो उसको भी आंसर कर देगा। तो ये है कि रिसोर्सेज है वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, ये है कि कॉलेज के साथ प्रिपरेशन है उसको मैनेज कैसे करें। तो कॉलेज के साथ मैंने किया नहीं, मैंने तो कॉलेज के भी 4 साल बाद में तैयारी स्टार्ट की थी। बट ये है कि पहले आप कॉलेज कर लीजिए, और यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ से है और आपका कॉलेज है वो भी ह्यूमैनिटीज़ से है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। जो इंजीनियरिंग के या जो एमबीबीएस बैकग्राउंड के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो जाती है क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है इंजीनियरिंग। तो आप चीज़ों को है मैनेज कीजिए, जो कॉलेज वाली पढ़ाई है उसको आधा टाइम दीजिए, आधा टाइम आप यूपीएससी को दीजिए, हो जाएगा वहाँ से। और यदि कॉलेज के साथ नहीं हो रहा है तो उसके बाद में भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं और आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, 2022 का इंटरव्यू दिया है और मैंने 2024 का इंटरव्यू दिया है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मेरे को लगता है कि थोड़ी-सी किस्मत ख़राब रही तो मार्क्स कम मिले, या फिर थोड़ा-सा मेरे में ही कमी रही है, और जो इंटरव्यूअर है उनको लगा है कि इसको थोड़ी और ज़रूरत है तैयारी करने की, तो उन्होंने उस हिसाब से मेरे को मार्क्स दिए हैं। बट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा सच में अच्छा रहा दोनों बार। हमने इंटरव्यू की तैयारी के लिए हर बार दोनों बार ग्रुप बनाया। ग्रुप में हम डेली मॉक लिया करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे सवाल। उसके बाद में हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। करंट अफेयर हैं वो भी हमने इंटरव्यू के टाइम ऐसे ही तैयार किए। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है वो भी हमने ऐसे ही तैयार किया। डेफ भरने की जो एक समस्या होती है कि इंटरव्यू के टाइम डेफ कैसे भरें, तो वो जो हेल्प है वो भी वहीं से मिल जाती है। अब डेफ भरने में भी कई बार ये रहता है कि सर हम क्या-क्या डालें, जैसे हम हॉबीज़ क्या डालें। तो हॉबी जो आप परस्यू कर रहे हैं वो डालिए। यदि आप हॉबी परस्यू नहीं कर रहे हैं पर आपको लगता है कि ये हॉबी मैं तैयार कर सकता हूँ, तो आप वो वाली हॉबी है उसको भर सकते हैं। आप उस पे फिर एकदम निटी-ग्रिटी में जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको तैयार कीजिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप उस हॉबी को जी रहे हैं। जैसे मेरी पोट्री मेकिंग हॉबी है और वो मेरी पहले से हॉबी भी है, तो मैंने उसको ज़्यादा तैयार किया नहीं क्योंकि वो मेरे को सब कुछ चीज़ें पता थी। इसके अलावा राजस्थानी सिंगिंग, जो राजस्थानी सॉन्ग्स हैं उनको सुनना भी है और उनको सिंगिंग भी करने की मेरी हॉबी है, तो मैं उसको मैंने वहाँ पे भी डाला था और वहाँ से भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिले थे। तो क्या है कि चीज़ें जो आप रियल लाइफ में करते हैं यदि आप वो डेप में डालेंगे तो आपको अच्छा एक अच्छा आउटपुट या फिर अच्छा स्कोर आपको उसमें मिलेगा। अब ये है कि इंटरव्यू का हो गया है हमारा और डेफ का भी हो गया है। डेफ में क्या है कि आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं और डेफ है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है, आपको एजुकेशनल अपना बैकग्राउंड डालना है, पेरेंट्स है उनका जो जॉब है उसके बारे में बताना है, फैमिली इनकम बतानी है। तो डेप में क्या है कि कई लोग गलती ये करते हैं कि वो पहले जैसे आईटीआर वगैरह भरना है या फिर जो उनको इनकम दिखानी है, मेनली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है। तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप उसमें ईमानदारी बरतिए। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए कि उसके बाद में आपका जो है कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दे या फिर आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में भी आपको कुछ नहीं मिले। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि मैंने कौन-सी मिस्टेक करी थी, तो मिस्टेक्स तो सबसे होती है, मैंने भी बहुत की है। तो सबसे पहले मैं यदि अपनी मिस्टेक्स बताऊँ, तो ये थी कि जैसे 2021 वाला मैंने प्री दिया, तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि कितने मॉक टेस्ट इसके देने चाहिए। तो मैंने लगभग 50 मॉक लगा लिए और इस चक्कर में क्या है कि मैंने स्टैटिक है उसका रिवीजन नहीं किया, करंट अफेयर के पीछे भागता रहा। पर तब मेरा प्री फेल हो गया और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि मेरा जो स्टैटिक है वो कमज़ोर था। तो फिर मैंने स्टैटिक पे ध्यान दिया। स्टैटिक के बाद में हमेशा क्या किया कि 70% जो टाइम है वो मैंने स्टैटिक को दिया और जो क्वेश्चन है वो भी 70% आपके क्वेश्चन है वो स्टैटिक से ही आएँगे और करंट अफेयर है वो मैंने
थोड़ा बहुत पढ़ा और मतलब ये चीज़ें हैं वो कवर हो गई। फिर जब मैंने सेकंड टाइम प्री दिया तो मैंने लगभग 10 ही मॉक लगाए, उससे ज़्यादा मॉक मैंने लगाए नहीं। थर्ड टाइम जब 2023 वाला प्री था तो मैं, क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला था, 23 मई को वो रिज़ल्ट आया, 28 मई को वो प्री था, तो 5 दिन में पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि मेरा हो जाएगा और फिर वो फाइनल हुआ नहीं, तो थोड़ा बुरा लगा कि यार नहीं हुआ, और वो फिर प्री उसकी वजह से हो नहीं पाया। इसके बाद में ये था कि 2024 वाला है, तो 2024 वाले में सेम स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि मुझे पहले मेंस को तैयार करना है बहुत अच्छे से। मेंस को तैयार करने के बाद में प्री के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने 3 महीने प्रॉपर प्री पढ़ा, और प्री पढ़ने के बाद प्री हो गया तो फिर मैंने मेंस को उसको तैयार किया। तो जो गलतियां हैं वो ये है कि ज़्यादा मॉक लगा लेना, सिली मिस्टेक्स कर देना, क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ना, या फिर डिप्रेशन में चले जाना, फालतू में ओवर थिंकिंग करना। तो ओवर थिंकिंग भी कई बार मैं करता था, फिर बाद में थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट आते आते पता चला कि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, और ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है उसका भी कारण पता चल गया, तो फिर वो चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो ये गलतियाँ ये सब करते हैं लगभग, और आपको ये गलतियाँ हैं, यदि आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये सब के साथ होता है और आप आराम से चीज़ें कवर कर सकते हैं। बुक लिस्ट हमने बात कर ली है। अच्छा, एक ये है कि मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉक इंटरव्यू में तो क्या है कि कोचिंग, किसी भी कोचिंग में आप मॉक देने जाएंगे तो वो क्या है कि आपकी जो सेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, पूरे मॉक को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फिर वो उनको पब्लिश करना होता है जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप वहाँ पे कैमरा फेस करने की वजह से कई बार डर जाते हैं, तो चीज़ें निकलती नहीं हैं, आप सोच के बहुत कुछ जाते हैं, फिर आप वहाँ पे कुछ कहते हैं। पर जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें क्या है कि आपको कोई कैमरा फेस नहीं करना होता है, इसलिए आपको कैमरे की झिझक आपके वो रहेगी नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जो भी इंटरव्यूअर होता है वो ये चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि कल को मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे कि देखो इस आदमी को कितना नॉलेज है, या फिर ये कितना जानता है, कितना ज्ञानी है। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो रिलीवेंट ही नहीं होते। जो यूपीएससी इंटरव्यू लेती है उसमें क्या होता है कि उनको आपका ज्ञान नहीं चेक करना है, उनको आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है, आपको कितना चीज़ों का पता है, आप कितना समझते हैं, आप उनको कैसे अप्लाई करेंगे, आप में काबिलियत है नहीं है, आप में वो चीज़ें वो चेक करेंगे। और फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चन वहाँ पे मिलते भी नहीं है, वो अलग क्वेश्चन पूछते हैं, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग है। इनके तो यदि आप किसी भी मॉक, आप कोई मॉक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन है वो हर कोचिंग में रिपीट हो रहे हैं। पर आप किसी भी एस्पायरेंट से पूछेंगे जिसका सिलेक्शन हो चुका है कि आपका रियल एक्सपीरियंस क्या रहा, तो वो कहेंगे कि बहुत अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ के बोर्ड है वो बहुत कॉर्डियल नहीं होते, पर वहाँ के बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होते हैं। आपको नहीं आ रहा तब भी कहेंगे कि कोई बात नहीं है, बहुत आपको टेंशन में नहीं जाना है। मेरे से तो ये पूछ लिया था कि आप कंफर्टेबल है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप से कुछ भी पूछ रहे हैं, नहीं, वो आपसे रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछेंगे और रिलेवेंट क्वेश्चन में ही आपको जवाब देना है। तो ये हमारा मॉक का भी हो गया कि मॉक और जो इंटरव्यू है उसमें क्या होगा। 1 मिनट पावर कट हो गया है, 1 मिनट में लाइट आ जाएगी, आप बने रहिए बस। तो ये हमारे क्वेश्चन है, कमेंट्स में जो आ रहे हैं उनकी बात देख लेते हैं एक बार। तो लगभग हमने सारी बात कर ली है कि हमें कैसे है इसको पूरा कवर करना है, और प्री मेंस और इंटरव्यू है इनकी तैयारी हम कैसे करें। बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ को ही लेके आ रहे हैं कि GS3 में 100 मार्क्स है, वो 100+ हम कैसे कवर करें। तो मैं GS3 के लिए आपको वही बता रहा हूँ कि GS3 में है आपके पास हर चीज़ का डेटा होना चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, प्रो कॉन्स, वे फॉरवर्ड्स, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, उसमें कुछ इनोवेटिव आप कर सकते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। यदि कोटेशन किसी ने बहुत अच्छा कहा है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो आपके पास वो होना चाहिए। ग्लोबल प्रैक्टिस यदि कुछ बहुत अच्छी हो रही है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, तो आपको वो होना चाहिए आपके पास में। टेक्नोलॉजी में ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे AI है, वाटर रिफाइनिंग की है, या फिर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पेस को, तो उसके रिलेटेड क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो GS3 में मार्क्स लाना आसान है, और GS3 है वो ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स नहीं आते हैं। मेरे कई फ्रेंड हैं उनके 90 की रेंज में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये रहता है कि सर क्वेश्चन की डिमांड है, ये कैसे पता करें।
तो इसको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए तो 2 तरीके के है, एक तो आपके पास ऑप्शनल में है, एक आपके पास जीएस में है। तो ऑप्शनल में तो क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड सीधी-सीधी रहती है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो उसके बारे में बताइए आप, उसके क्या प्रोज़ रहे, क्या उसके कॉन्स रहे, क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पे, कौन-कौन नेता है। तो वही है कि जैसे स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है, तो स्वदेशी है कि ये किस टाइमलाइन में स्टार्ट हुआ, इसको किसने स्टार्ट किया, इसके कर्ता-धर्ता कौन थे, इसके बाद में है कि इसके कारण क्या थे, कारण के बाद में इसमें क्या-क्या प्रोसेस हुआ कि भाई बंग-बंग आंदोलन हुआ, इसके अलावा जो हमारे स्वदेशी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जो शराब की दुकानें हैं उनके आगे धरने दिए गए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम में ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये चीज़ें वहीं से आपकी कवर भी हो जाएगी। लास्ट में इसको कंक्लूड करना है तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो पहला सशक्त आंदोलन था जो इसने पूरे समाज को इकट्ठा किया और इसका प्रभाव ये हुआ कि जब आगे असहयोग आंदोलन हुआ या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो लोगों ने एकता दिखाई और पहली बार लोगों को स्वदेशी आंदोलन की वजह से जो स्वतंत्रता होती है उसका एहसास हुआ या फिर उसका मालूम हुआ और लोगों में एक जुझारूपन या जो एक सत्याग्रह है कि एक सत्याग्रह की एक जो हम क्या कह सकते हैं उसको, मतलब सत्याग्रह करने की एक शक्ति होती है, उसके बारे में लोगों को पता चला। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। कुछ क्वेश्चन आते हैं वो एकदम रैंडम आ जाते हैं। रैंडम जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आया था GS3 में कि वाटर रिफाइनिंग की 4 टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, या फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि जो टोल पे यूज लेने वाली एक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताइए। तो आपको क्या है उसका पता होना चाहिए कि टोल पे कौन सी टेक्नोलॉजी अभी यूज में ली जा रही है। तो टोल पे हम जाते हैं तो उसके लिए आजकल RFID कार्ड बन जाता है, तो उसमें RFID का आपको पता होना चाहिए। फिर यदि आपको RFID पता है तो आप उसका डायग्राम बनाइए, उसको आप उसके साथ में लिंक कीजिए, उसका कहाँ-कहाँ आगे यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी और आ रही है, जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उसकी भी बात चल रही है, वेब फॉर्मेट्स में आप उसको भी बता सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो आपके पास कंटेंट है वो आपने बता भी दिया और एग्ज़ामिनर को समझ में भी आ गया, तो फिर आपको वहाँ से मार्क्स है वो अच्छे मिलने लग जाएँगे। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो हम और देख लेते हैं एक बार। न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में है तो दैनिक जागरण आप देख सकते हैं, इसका राष्ट्रीय संस्करण है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि 6 मंथ्स डेली 5 आंसर लिखिए तो कितना फ़ायदा होगा। देखिए इसका फ़ायदा तो होगा, एक तो क्या है कि आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो पेपर है उसमें कोई क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड रह नहीं रहेगा, तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड है वो ऐसी है, और आप बार बार है ये जो क्वेश्चन है उसको समझने में आपको आसानी होगी। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा मैंने पिछले टेस्ट में या फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था, उसमें मेरे को इतने मार्क्स मिले थे, अब मैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो जो आपने नेक्स्ट टाइम पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन पहले आंसर लिखे एक टॉपिक के, 10 दिन बाद में आपने उसको पढ़ा, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, फिर जो आपने 10 दिन बाद में लिखा है तो आप उसमें क्या है वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी। एक क्वेश्चन ये है कि फिलोसॉफिकल एसे के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा डिटेल में है। तो फिलोसॉफिकल एसे है तो आप उसको कभी तैयार नहीं कर सकते। आप क्या है फिलोसॉफिकल एसे में ये कर सकते हैं कि आप अपने जो मौलिक विचार है आप उन्हीं को बता सकते हैं। तो मौलिक विचारों को हमेशा आप जैसा सोचते हैं वैसा ही रिप्रेजेंट करें। पर इससे अच्छा ये भी है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होती है। जैसे आपको स्टार्टिंग है उसमें आपको कोई कहानी डालनी है, कोई कविता डालनी है, या फिर कोई आपको अच्छी हेडलाइन बनानी है। उसके बाद में आप उसमें कितने डायमेंशन खोल सकते हैं, तो आप उसमें पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ये सारे डायमेंशन खोल सकते हैं। आप उसमें क्वेश्चन आंसर जो एक शैली है आप उसमें लिख सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद में उसका जवाब दीजिए, फिर आप उसको जब कंक्लूड करें तो ये कर सकते हैं कि हाँ, सारता यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि पहले चीज़ें ऐसी थी, फिर बाद में चीज़ें ऐसी हुई, आगे ऐसी उम्मीद है और हम इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी यहाँ से, तो ये चीज़ यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब हमारा सेशन लगभग एंड हो चुका है। जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनको कुछ टिप्स यदि मैं देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप चीज़ों को लेके
और ज़्यादा डिप्रेशन में मत रहिए, ज़्यादा तनाव में मत रहिए। आप कंटिन्यूटी रखिए। आपको डेली पढ़ना है, आप डिसिप्लिन में रहिए। आप 8 घंटे डेली पढ़िए। आपका 8 घंटे में यदि आप 12 घंटे बैठ रहे हैं तो आप 8 घंटे आराम से पढ़ पाएँगे। डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको क्या है कि चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाएगी और आपका जो सारा सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, प्री मेंस इंटरव्यू सब पास हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बार-बार रिसोर्सेज़ के पीछे मत भागिए, अपने रिसोर्सेज़ फिक्स रखिए। रिसोर्सेज़ को आप अच्छे से पढ़िए। यदि उसमें कुछ किसी चीज़ की कमी है तो आप उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं, ऐड ऑन्स कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसमें रह के पढ़िए। डिप्रेशन से, एंजाइटी से इनसे दूर रहिए। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपका फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा होना चाहिए। और आप सबको ऑल द बेस्ट और आप सबको आगामी एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद। हम अपना सेशन आज यहीं एंड करते हैं।